अवनीत कौर को लोग फ्रॉड बुला रहे हैं। इल्जाम यह है कि अवनीत कौर ने एक ज्वेलरी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए कहा और उस ज्वेलरी ब्रांड से ज्वेलरी ले ली, लेकिन इन रिटर्न उनकी पोस्ट अपने सोशल मीडिया पे नहीं डाली। और जब उस ज्वेलरी ब्रांड ने पता किया कि पोस्ट क्यों नहीं डाली हमारी ज्वेलरी को टैग करके, तो अवनीत कौर ने कहा कि मैं आपको पेमेंट कर देती हूं उस ज्वेलरी की। तो ब्रांड ने ना एक बिल बनाकर भेज दिया अवनीत कौर को, लेकिन जब बिल उनके पास पहुंचा तो अवनीत कौर पलट गई। उन्होंने कहा कि भैया ये तो कोलैबोरेशन के लिए पोस्ट थी, तो आपको मैं पेमेंट क्यों करूं, मैं आपकी स्टोरी लगा देती हूं आपको टैग करके। अब उसके बाद ब्रांड ने क्या किया, ब्रांड ने वो सारी व्हाट्सएप चैट्स को ना सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। सबसे पहली बात, ब्रांड को ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी की आप पर्सनल चैट्स को सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर सकते उनकी इजाजत के बिना। दूसरी बात, ब्रांड को अगर अपने पैसे वापस चाहिए तो सबसे पहले वो अवनीत कौर को एक लीगल नोटिस भिजवाए और उससे अपने पैसे वापस लें। लेकिन इन केस अवनीत कौर उनके पैसे वापस नहीं करती तो उसके बाद ब्रांड कोर्ट के अंदर एक सिविल केस डाल सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फ्रॉड का, और अपने पैसे भी वापस ले सकता है अवनीत कौर से लीगली, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो ये रील ना जितने भी ब्रांड ओनर्स हैं ना जो प्रमोशंस करवाते हैं उनको शेयर करो, अपना वकील खुद बनो। ऐसे अनेक कानून जानने के लिए अपने लीगल बाबा को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दे रहा हूं। थैंक यू। फुकरा इंसान अभिषेक मलान के ऊपर एक फ्रॉड स्कीम एप्लीकेशन को प्रमोट करने का इल्जाम है। एप्लीकेशन का नाम है हाई बॉक्स एप्लीकेशन, और काफी लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने ये एप्लीकेशन तभी डाउनलोड करी जब अभिषेक मलान ने उसकी एडवर्टाइजमेंट करी, और काफी लोगों का दावा है कि उन्होंने अपने पैसे खो दिए क्योंकि ये एप्लीकेशन एक फ्रॉड एप्लीकेशन है। समझने वाली बात यह है कि अभिषेक मलान ने जब ये प्रमोशन करी थी एप्लीकेशन की, तो क्या उन्होंने मटेरियल कनेक्शंस को डिस्क्लोज नहीं किया था या फिर कोई मिसलीडिंग क्लेम्स किए थे? अगर ऐसा है तो अभिषेक मलान को सेक्शन 21 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जितने भी इन्फ्लुएंसर्स अपनी पोस्ट डालते हैं उस पोस्ट के लिए वो इन्फ्लुएंसर पूरे के पूरे अकाउंटेबल होते हैं। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक बात याद रख लो, जब भी आप किसी प्रोडक्ट या किसी भी चीज को प्रमोट कर रहे हो अपनी वीडियो में, तो आपको ASCI की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आपका कोई ना कोई मटेरियल कनेक्शन है इस वीडियो या इस पोस्ट से। नीचे हैशटैग में आपको हैशटैग ऐड भी ऐड करना पड़ेगा, हैशटैग एंडोर्समेंट भी ऐड करना पड़ेगा, और याद रखिएगा डिस्क्लेमर जरूर डाल दीजिएगा। आपको क्या लगता है, फुकरा इंसान अभिषेक मलान की गलती है या नहीं है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपना वकील खुद बनो। ऐसे अनेक कानून जानने के लिए अपने लीगल बाबा को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहो। 15 अगस्त को हम सब तिरंगा फहराते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले हमारा तिरंगा दिखता कैसा था? ऐसा नहीं, ऐसा। और ये सबसे पहली बार फहराया गया था कोलकाता में 1906 में बॉयकॉट स्ट्रगल के दौरान। फिर 1907 में झंडे का डिजाइन वापस चेंज हुआ और हुआ कुछ ऐसा, और ये फहराया गया मैडम भीकाजी कामा द्वारा। नेक्स्ट 1917 में रविंद्रनाथ टैगोर और एनी बेसेंट ने झंडे के डिजाइन में किए कुछ और चेंजेस और बना दिया उसे कुछ ऐसा। लेकिन लोगों को झंडे का ये डिजाइन भी कुछ खास पसंद नहीं आया, तो 1921 में इसे एक बार वापस रीडिजाइन किया गया और बना दिया गया इस बार कुछ ऐसा। ये डिजाइन एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था पिंगली वेंकैया, उन्होंने गांधी जी को प्रेजेंट किया था। करीब 10 साल यही झंडे का डिजाइन करा, एंड देन इन 1931 इसे वापस से रीडिजाइन किया गया और इस बार इसे बना दिया गया कुछ ऐसा। एंड देन फाइनली इन 1947 इंडियन फ्लैग के डिजाइन में कुछ फाइनल चेंजेस हुए, बीच में अशोक चक्र को ऐड किया गया, एंड तब से अब तक हम जो इंडियन फ्लैग का डिजाइन यूज करते हैं, जो हम सब जानते हैं, दिखता है कुछ ऐसा। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से आपका फेवरेट फ्लैग का डिजाइन कौन सा है, और क्या इंडिया को एक बार फिर अपने इंडियन फ्लैग का डिजाइन थोड़ा चेंज करना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद। पाकिस्तान की आजादी का दिवस 14 अगस्त, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गाना आपने सुना होगा, इसे लिखने वाले थे मोहम्मद इकबाल साहब। और क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग के 1930 के एक अधिवेशन के अंदर इन्होंने भाषण देते हुए ये कहा था कि भारत के उत्तर पश्चिम में मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट हमें मांग लेना चाहिए। और 1938 में इनकी मृत्यु के बाद मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन के अंदर एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया था, और आज भी उनकी याद में 9 नवंबर को इकबाल डे मनाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान को पाकिस्तान नाम देने वाले जो थे वो थे चौधरी रहमत अली। और क्या आप जानते हैं कि चौधरी रहमत अली को कभी पाकिस्तान में रहना नसीब नहीं हुआ, और इन्होंने अपनी आखिरी सांसें अकेलेपन, सूनेपन के अंदर लंदन में काटी। भारत और पाकिस्तान को बांटने के लिए जो लाइन खींची गई थी वो क्रिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई थी, और ये भारत में मात्र 5 सप्ताह रहे, और 5 सप्ताह के अंदर इन्होंने भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। और
1976 के इंटरव्यू के अंदर रेडक्लिफ ने खुद स्वीकारा है कि उन्होंने लाहौर भारत को दे दिया था, पर बाद में उन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान के पास एक बड़ी सिटी नहीं होने के कारण उसका डेवलपमेंट होगा कैसे, तो लास्ट मोमेंट पे लाहौर भारत की बजाय पाकिस्तान को चला गया। और कायदे आजम ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे और ये भी लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके लौटे थे। और अगर आप कुछ स्पेसिफिक फैक्ट पाकिस्तान के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बात आपको सुनने में थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, लेकिन सिक्किम सीमा पर हरभजन सिंह आज भी देश की रक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस सीमा पर उनका एक मंदिर भी बना हुआ है जहां पर सैनिक दर्शन करने के लिए जाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। हरभजन सिंह का डर इतना है कि दुश्मन भी उनके नाम से कांपते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सैनिकों का मानना है कि चीन की ओर से रची जा रही साजिशों के बारे में सैनिक हरभजन सिंह पहले ही जानकारी दे देते हैं। बाबा हरभजन सिंह की ताकत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि चीन के सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा पर यकीन करते हैं और उनसे डरते भी हैं। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में जब सैनिक जाते हैं तो उन्हें उनके होने का एहसास हो जाता है। जब भी भारत और चीन की मीटिंग होती है तो बाबा हरभजन सिंह के लिए बाकायदा वहां पर एक कुर्सी रखी जाती है ताकि वो भी दोनों देशों के बीच होने वाली चर्चाओं में हिस्सा ले सकें। सिक्किम बॉर्डर पर तैनात सैनिकों का मानना है कि मरने के बाद भी बाबा बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी लगातार निभा रहे हैं।